इस कहानी के लेखक हैं अशोक। गर्मियों की दोपहर थी। देवपुर गांव के ऊपर बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। ये गांव चारों ओर से पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, करीब 200 लोग। हर किसी को एक दूसरे की खबर रहती थी। इसी गांव में अंशु नाम का एक नौजवान डाकिया था। अंशु सुबह अपने साइकिल पर सवार होकर गांव के डाकघर जाता था। डाकघर छोटा था, लेकिन हर किसी की उम्मीदें वहां तक पहुंचती थी। अंशु के काम करने का तरीका सभी को पसंद था। वो हर चिट्ठी को समय पर पहुंचाता और लोग उससे अपनी निजी बातें भी साझा करते। अंशु की बहन सिया गांव के स्कूल में अध्यापिका थी। दोनों भाई बहन एक पुराने घर में रहते थे। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। लेकिन उस दिन जब अंशु डाकघर पहुंचा तो कुछ अलग महसूस हुआ। डाकघर के काउंटर पर एक काली चिट्ठी पड़ी थी। काली रंग की एक साधारण सी लिफाफा, जिस पर कोई नाम या पता नहीं लिखा था। ये यहां कैसे आई? अंशु ने खुद से सवाल किया। उसने चिट्ठी को उठाया। लिफाफे के छूने भर से उसकी हथेलियों में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। अंशु ने चिट्ठी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद थी। शायद किसी ने मजाक किया होगा, उसने सोचा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि बिना पते की ये चिट्ठी यहां कैसे पहुंची। शाम को वो जब घर लौटा तो सिया ने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ भैया, थके हुए लग रहे हो? सिया ने पूछा। कुछ नहीं सिया। शायद गर्मी की वजह से अंशु ने बात टाल दी। रात को अंशु को नींद नहीं आई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। चारों ओर धुंध थी। कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक उसके सामने वही काली चिट्ठी हवा में तैरने लगी। अंशु की नींद टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन अंशु ने चिट्ठी को डाकघर में ही छोड़ दिया, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी पर जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में पंडित शंकर से बात करेगा। पंडित शंकर गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कई तंत्र मंत्र और अनुष्ठानों के बारे में अध्ययन किया था। पंडित जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अंशु ने कहा। क्या बात है बेटा? पंडित ने उसे बैठने का इशारा किया। कल मुझे डाकघर में एक अजीब सी चिट्ठी मिली। वो काले रंग की थी और उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसे छूते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। रात को मैंने एक डरावना सपना देखा। क्या यह सामान्य है? पंडित शंकर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, काले लिफाफे का मिलना शुभ संकेत नहीं है। तुमने उस चिट्ठी को खोला? नहीं, वो बंद है। अच्छा है, उसे मत खोलना। मुझे वो चिट्ठी दिखाओ, पंडित ने कहा। अंशु ने उस चिट्ठी को दिखाने का वादा किया। लेकिन उसी शाम जब वो चिट्ठी लेने डाकघर गया तो वहां एक और अजीब घटना घटी। चिट्ठी मेज पर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, डाकघर की लाइट्स खुद ब खुद बुझ गई। अंशु ने महसूस किया कि कमरे में कोई परछाई घूम रही है। भागते हुए वो घर पहुंचा और सिया को सारी बात बताई। भैया, ये सब क्या हो रहा है? ये चिट्ठी क्यों तुम्हारा पीछा कर रही है? सिया ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता सिया, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये चिट्ठी कोई साधारण चीज नहीं है। अगली सुबह जब वो चिट्ठी लेकर पंडित शंकर के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे देखते ही कहा, यह चिट्ठी साधारण नहीं है। इसमें अतीत का कोई श्राप छिपा है। इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जो अब सामने आ रहा है। पंडित की बातों ने अंशु और सिया को और डरा कर रख दिया। अंशु और सिया पंडित शंकर की सलाह पर गांव के सबसे बुजुर्ग रमाकांत के पास गए। रमाकांत एक बूढ़ा व्यक्ति था जो गांव की हर छोटी बड़ी घटना का गवाह था। वो चुपचाप अपने घर के बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। दादाजी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं, सिया ने कहा। आओ,
बेटी, क्या बात है? रमाकांत ने धीमे स्वर में पूछा। अंशु ने काली चिट्ठी की पूरी बात बताई। इसे सुनते ही रमाकांत के चेहरे पर डर की परछाई उभरी। ये चिट्ठी फिर से वापस आ गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, दादाजी, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? अंशु ने पूछा। रमाकांत ने अपनी नजरें आसमान की ओर उठाई और धीमी आवाज में कहा, 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। वो दिखने में सुंदर थी और उसका स्वभाव बहुत दयालु था, लेकिन लोग उसे गलत समझते थे। किसी ने उस पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। फिर क्या हुआ? सिया ने घबराते हुए पूछा। गांव के कुछ लोगों ने सुमित्रा को पंचायत में बुलाया। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक घोषित कर दिया। उन्होंने उसे गांव के बाहर बने किले में बंद कर दिया। वहां उसे बिना खाना पानी के मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरते वक्त उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का हिसाब नहीं चुकाया जाएगा। अंशु और सिया को यह सुनकर झटका लगा। सिया ने पूछा, लेकिन ये काली चिट्ठी उस श्राप से कैसे जुड़ी है? ये चिट्ठी उसी श्राप का प्रतीक है। ये जिनके पास जाती है उन्हें उनके पापों का सामना करना पड़ता है, और अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो भी उसे श्राप का प्रभाव झेलना पड़ता है। रमाकांत की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंशु और सिया रमाकांत की बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने तय किया कि इस चिट्ठी का हल खोजने के लिए वे पंडित शंकर की मदद लेंगे। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। काली चिट्ठी अन्य लोगों तक भी पहुंचने लगी। सबसे पहले चिट्ठी गांव के मुखिया रामनाथ के घर पहुंची। रामनाथ ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात उसके घर में अजीब घटनाएं हुई। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए और उसे सपने में सुमित्रा का चेहरा बार बार दिखने लगा। अगली सुबह रामनाथ अपने घर में मृत पाया गया। उसकी मौत का कारण कोई नहीं समझ सका। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग डरने लगे कि अगली चिट्ठी किसके पास जाएगी। कुछ ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अंशु जानता था कि भागने से यह समस्या हल नहीं होगी। भैया, यह सब हमसे जुड़ा हुआ है, हमें इसका हल खोजना होगा, सिया ने कहा। सिया, मुझे यकीन है कि इसका कोई न कोई तरीका जरूर होगा। पंडित जी से बात करते हैं, अंशु ने जवाब दिया। अंशु और सिया पंडित शंकर के पास गए। पंडित ने ध्यानपूर्वक चिट्ठी को देखा और कहा, यह सिर्फ श्राप नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। सुमित्रा की आत्मा चाहती है कि उसके साथ हुए अन्याय को उजागर किया जाए। पंडित शंकर ने एक तांत्रिक अनुष्ठान करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, हमें उस किले में जाना होगा जहां सुमित्रा को बंद किया गया था। वहां उसकी आत्मा का वास हो सकता है। अंशु और सिया पंडित के साथ किले की ओर निकल पड़े। किला खंडहर में तब्दील हो चुका था। जगह जगह झाड़ियां उगी थी और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। किले के अंदर उन्हें एक पुरानी दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, जो मेरे साथ हुआ वो फिर दोहराया जाएगा। संदेश ने पंडित शंकर को और सतर्क कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि ये चिट्ठी अंशु से जुड़ी हुई है। अंशु, क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस घटना में शामिल था? पंडित ने पूछा। अंशु ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता पंडित जी। मेरे पिता कभी कभी सुमित्रा का जिक्र करते थे, लेकिन उन्होंने कभी पूरी बात नहीं बताई। हमें और गहराई से सच जानना होगा। शायद तुम्हारा परिवार इस श्राप की वजह हो, पंडित ने कहा। नीचे काली चिट्ठी के अगले 3 अध्याय दिए गए हैं। ये कहानी को अगले स्तर तक ले जाते हैं, जिसमें रहस्य और डरावनी घटनाएं और गहराई से उभरती है। किले से लौटने के बाद अंशु और सिया के मन में कई सवाल थे। पंडित शंकर ने सुझाव दिया कि उन्हें अंशु के परिवार के इतिहास की छानबीन करनी होगी। अंशु के घर में एक पुराना संदूक रखा था, जिसमें उसके पिता के दस्तावेज और पुरानी यादें थी।
सिया ने संदूक को खोलते हुए एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी में लिखा था, सुमित्रा निर्दोष थी, लेकिन पंचायत के दबाव में मैंने झूठी गवाही दी। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैं जानता हूं कि उसका श्राप हम सभी को प्रभावित करेगा। अंशु के दिल में हलचल मच गई। उसने अपनी बहन की ओर देखा। भैया, हमारे पिता इस घटना में शामिल थे। यही वजह है कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास आई है। ये श्राप हमारे परिवार से जुड़ा है, सिया ने कहा। अंशु को समझ आ गया कि उसे इस श्राप का सामना करना होगा, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। क्या मैं इस श्राप को खत्म कर सकता हूं? उसने सिया और पंडित शंकर से पूछा। हम सब तुम्हारे साथ हैं अंशु। इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, सुमित्रा की आत्मा को न्याय दिलाना, पंडित ने कहा। पंडित शंकर ने अनुष्ठान की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान उसी किले में करना होगा जहां सुमित्रा को मारा गया था। यह आसान नहीं होगा, उसकी आत्मा शांत नहीं है। अनुष्ठान के दौरान हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पंडित ने चेतावनी दी। रात को अंशु, सिया और पंडित शंकर किले पहुंचे। पूरा किला अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा ठंडी और भारी थी, मानो वहां किसी की मौजूदगी हो। पंडित शंकर ने एक मंडल बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। उन्होंने कहा, अंशु, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। सुमित्रा की आत्मा को यह महसूस करना होगा कि तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, किले के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। चारों ओर से सुमित्रा की चीखने की आवाजें आने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि उनके दीपक बुझने लगे। अचानक सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में आग थी। उसने अंशु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। अंशु ने घुटनों के बल गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इस अन्याय के लिए शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। लेकिन सुमित्रा की आत्मा शांत नहीं हुई। वो और भी उग्र हो गई। किले के पत्थर गिरने लगे और मंडल टूटने लगा। सिया ने डरते हुए पंडित से कहा, पंडित जी, कुछ कीजिए। अंशु, तुम्हें अपनी सच्ची भावना से उसे विश्वास दिलाना होगा। यह श्राप तभी खत्म होगा, पंडित ने कहा। अंशु ने हिम्मत जुटाकर सुमित्रा की आत्मा की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। मैं तुम्हारे दर्द को नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी कहानी सबको बताई जाएगी। तुम्हारा न्याय होगा। इस गांव में कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। सुमित्रा की आत्मा ने थोड़ी नरमी दिखाई। उसने धीरे से कहा, अगर तुमने वादा तोड़ा तो ये श्राप फिर वापस आएगा। पंडित शंकर ने तुरंत अनुष्ठान पूरा किया। मंत्रों के प्रभाव से सुमित्रा की आत्मा शांत हो गई। काले धुएं के साथ वो गायब हो गई। काली चिट्ठी अचानक जल उठी और राख बनकर हवा में उड़ गई। किले में फिर से शांति छा गई। अंशु और सिया ने राहत की सांस ली। पंडित शंकर ने कहा, अब ये श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा। अंशु ने गांव लौटकर सबको सुमित्रा की कहानी सुनाई। उसने गांव वालों से माफी मांगी और सुमित्रा की याद में एक स्मारक बनवाने का वादा किया। काली चिट्ठी की कहानी समाप्त होने के बावजूद इसके रहस्यमय प्रभाव और गांव पर इसके संभावित लंबे असर पर एक और भाग जोड़ा जा सकता है। यह भाग कहानी को एक खुला अंत देकर पाठकों को सोचने पर मजबूर करेगा। सुमित्रा की स्मृति को गांव वालों ने सम्मान दिया। उसके नाम पर बना स्मारक अब गांव का प्रतीक बन चुका था। लोग वहां प्रार्थना करने आते और उसकी कहानी सुनते। लेकिन इसके बावजूद कुछ रहस्यमय घटनाएं गांव में फिर से शुरू हो गई। एक रात जब अंशु अपने कमरे में आराम कर रहा था, उसे बाहर हलचल सुनाई दी। उसने खिड़की से झांककर देखा कि गांव के किले के पास फिर से
अजीब रोशनी दिखाई दे रही थी। भैया, क्या हुआ? सिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हो रहा है, हमें जाकर देखना होगा, अंशु ने कहा। दोनों ने पंडित शंकर को साथ लिया और किले की ओर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि स्मारक के पास एक और काली चिट्ठी पड़ी थी। ये देखकर उनके होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? श्राप तो खत्म हो चुका था, सिया ने कहा। पंडित शंकर ने चिट्ठी को उठाया। ये पहले जैसी नहीं थी। इस पर लाल अक्षरों में लिखा था, सच हमेशा उजागर होता है। अंशु ने चिट्ठी को ध्यान से देखा। उसे लगा कि यह किसी और आत्मा का संकेत है। क्या सुमित्रा के साथ कुछ और भी छुपा हुआ था? उसने पंडित से पूछा। पंडित शंकर ने कहा, कभी कभी न्याय दिलाने के बाद भी आत्माओं का सारा दर्द खत्म नहीं होता। ये चिट्ठी शायद किसी और अनदेखे सच की ओर इशारा कर रही है। अंशु, सिया और पंडित शंकर ने किले में और गहराई से छानबीन करने का फैसला किया। वहां उन्हें एक और गुप्त कमरा मिला जो अब तक अनदेखा था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने समय की पेंटिंग्स थी। एक पेंटिंग में सुमित्रा को एक अजनबी के साथ दिखाया गया था। ये कौन है? सिया ने पूछा। पंडित शंकर ने कहा, यह आदमी शायद सुमित्रा का कोई करीबी था। अगर ऐसा है तो उसकी आत्मा भी अब तक भटक रही होगी। हमें इसका पता लगाना होगा। गांव में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गई। लोग काले धुएं और डरावनी परछाइयों की बातें करने लगे। स्मारक के पास रात में कदम रखने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। एक दिन अंशु को एक बूढ़ी औरत मिली जो गांव में नई थी। उसने बताया, सुमित्रा के साथ सिर्फ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी जान बचाने के लिए एक और आत्मा को बुलाया था। वो आत्मा अब भी भटक रही है। पंडित शंकर ने उस बात पर विश्वास किया। उन्होंने एक और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। ये आखिरी बार होगा। हमें इस आत्मा को भी शांति दिलानी होगी, नहीं तो गांव पर संकट बना रहेगा, पंडित ने कहा। अंशु, सिया और पंडित शंकर ने फिर से किले में अनुष्ठान किया। इस बार एक और आत्मा प्रकट हुई। ये आत्मा एक आदमी की थी जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, सुमित्रा के श्राप ने मुझे भी यहां बांध दिया। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा, मैं यहां से मुक्त नहीं हो सकता। तुम कौन हो और तुम्हारा सुमित्रा से क्या संबंध था? अंशु ने पूछा। मैं सुमित्रा का प्रेमी था। हमने मिलकर गांव छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन पंचायत ने मुझे मार डाला। मेरी मौत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस किले में कैद है। सिया ने पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? मुझे न्याय चाहिए। मेरे नाम को इस गांव में सम्मान दिया जाए। अंशु ने फिर गांव वालों को बुलाया और उन्हें इस नए सच के बारे में बताया। गांव वालों ने उस आत्मा के नाम पर भी स्मारक बनाने का फैसला किया। जब स्मारक पूरा हुआ तो आत्मा ने एक बार फिर अंशु और सिया के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अब मैं मुक्त हूं। इस घटना के बाद गांव में शांति छा गई। काले चिट्ठियों का सिलसिला खत्म हो गया। किला अब खंडहर भले था, लेकिन वो न्याय और सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। अंशु ने राहत की सांस ली और कहा, यह सिर्फ काली चिट्ठी की कहानी नहीं थी, बल्कि ये सच्चाई और न्याय की जीत थी।